हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस क्लासेस ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र। कल हमने इसका इंट्रोडक्शन आपको दिया था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। आज हमारी क्लास नंबर 2 है और इस क्लास में हम पढ़ेंगे चार्ज एंड इट्स टाइप्स, मतलब आवेश और उसके प्रकार। क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लाइव क्लास ले रहे हैं ताकि आप लोग लाइव चैट में कमेंट कर पाएँ। तो जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, जो भी पूछूं, तुरंत उसका कमेंट करें ताकि हमें समझ में आए कि पढ़ाई चल रही है क्लासेस में। प्लीज़ दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब आपको बताना है कि चित्र में जो चीज़ दिखाई गई है ये क्या है। कमेंट करके अपने आंसर्स बताइए। आप में से काफ़ी लोग जानते हैं कि भाई ये ग्लास है, कांच। अब अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि क्या आपने ग्लास या कांच कहीं देखा हुआ है, तो बोले हाँ सर, बहुत जगह देखा हुआ है। खिड़कियों के शीशे बने होते हैं कांच के, कार के शीशे बने होते हैं कांच के, यहाँ कई बार हम जो चश्मे लगाते हैं उनके जो लेंस है वो भी कांच के बने होते हैं सर। तो कांच तो मैंने बहुत कॉमनली देखा है। बिल्कुल दोस्तों, आपने कांच बहुत कॉमनली देखा है। अब मैं आपसे जवाब चाहूँगा कि क्या आपने ये नाम पहले सुना है, एबोनाइट। एबोनाइट क्या होता है? अगर आपने सुना है तो कमेंट में यस सर लिखिए। तो अगर और साथ में बताइए कि आपने इसको कहाँ देखा है। तो अभी हाल मैं आपको बताता हूँ कि एबोनाइट क्या होता है। देखिए, एबोनाइट जो होता है वो एक प्रकार का हार्ड रबर होता है। रबर जो होता है उसको जब हार्ड कर लिया तो वो एबोनाइट बन जाता है। ठीक है, तो एबोनाइट जो होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, प्लस में विद्युत रोधी होता है। लेकिन प्रश्न वही है सर, मैंने तो कभी देखा नहीं, मुझे तो कभी पता नहीं। जैसे कांच के बारे में पता नहीं, आपने देखा है, आपको पता नहीं है। देखिए, जो घर में बर्तन होते हैं, जो गर्म करने वाले होते हैं, सब्जी बनाने वाले होते हैं, उनके जो हैंडल होते हैं वो एबोनाइट के बने होते हैं। ब्लैक ब्लैक आपको जो दिख रहा है ये सब एबोनाइट के बने होते हैं। इनसे फ़ायदा क्या होता है? एबोनाइट जो होता है वो ऊष्मा का एक बहुत अच्छा कुचालक होता है दोस्तों। इस कारण जो बर्तन गर्म हो जाते हैं तो एबोनाइट का हत्था गर्म नहीं हो पाता और हम बर्तन की गर्मी का अनुभव नहीं कर पाते, उसको आसानी से पकड़ सकते हैं, जलने से बच सकते हैं। कुल मिला के बात ये। तो चलिए, मैं अभी आपको ज़्यादा केमिस्ट्री में नहीं डाल रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा था कि भाई कांच एबोनाइट आज की बहुत ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो अब कल मैंने आपको बताया था कि 600 ईसा पूर्व, कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी तो पहले कल की क्लास देखिए। कल मैंने आपको बताया था कि 600 ईसा पूर्व एक साइंटिस्ट हुए थे, थेल्स। थेल्स ने हमें बताया था कि एम्बर नाम का जो पत्थर होता है उसे अगर हम ऊनी कपड़े से रगड़ें तो रगड़ने के बाद, ध्यान दीजिए कथन पर, रगड़ने के बाद उसमें ऐसा खास गुण आ जाता है कि वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। ये कल मैंने आपको बताया था। कल मैंने आपको एक लाइव प्रैक्टिकल करा के बताया था कि एम्बर नहीं, ऐसे कई पदार्थ होते हैं जैसे कि प्लास्टिक। कल मैंने आपको बताया जब हम प्लास्टिक को रगड़ते हैं ऊनी कपड़े से, कल हमने फर्श से रगड़ा था, तो ये भी कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। कल मैंने आपको ये भी बताया था दोस्तों। तो हमें कल ये चला था पता। तो अब दोस्तों हम इसको आगे बढ़ा जाते हैं। हमने बताया था कि भाई जो ये आवेश, मतलब ये जो कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने की जो क्षमता है या जो ऊर्जा पत्थर के अंदर घिसने के बाद आ गई उसे हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। कल मैंने आपको ये बात बताई थी दोस्तों, परिभाषा दी थी थॉमस ब्राउन ने, मैंने आपको ये बताया था, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब दोस्तों हम एक नया कंसेप्ट चाहते हैं। हम ये पता करना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि देखिए, रगड़ने के पहले तो ना पत्थर कागज को छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर रहा था, ना कंघी आकर्षित कर रही थी। लेकिन रगड़ने के बाद ऐसा क्या हो गया कि ये पत्थर भी कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा, कंघी भी कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित। हुआ क्या ऐसा? मतलब रगड़ने से इस पत्थर ने या इस प्लास्टिक की कंघी ने कुछ ऐसा अर्जित कर लिया है जिसके कारण वो विद्युतीय गुण का प्रदर्शन करने लगी और कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। तो क्या अर्जित कर लिया इसने? क्या मिल गया रगड़ने के बाद कंघी को, कागज, ये पत्थर को? ऐसा क्या मिल गया? इसका नाम हम रखेंगे आवेश दोस्तों। इसका नाम रखा गया आवेश। इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज, CHARGE, चार्ज बोलते हैं दोस्तों। हम यहां प्रिसाइजली इसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे बिकॉज इसके बाद विद्युत गुण आता है। ये आज का हमारा टॉपिक है। इस तरीके से पढ़ा जाता है दोस्तों कि जब आवश्यकता पड़ी भाई कि कुछ ना कुछ तो इसमें अर्जित कर लिया है, घुसने के बाद कुछ ना कुछ तो इसमें आ गया, जैसे गाड़ी खींचने लगा, तो हमने उसका नाम विद्युत आवेश रख दिया। तो दोस्तों अब परिभाषा क्या बनेगी?
विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है, चार्ज हो जाता है, मतलब विद्युतीय गुण का प्रदर्शित करने लगता है। विद्युतीय गुण का प्रदर्शन मतलब कागज के छोटे छोटे हल्के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो क्या है दोस्तों विद्युत आवेश? विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगता है, मतलब विद्युतीय गुण का प्रदर्शन करने लगता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तस्वीर में आते हैं दोस्तों चार्ल्स ड्यूफे। चार्ल्स ड्यूफे एक फ्रेंच केमिस्ट हैं। इन्होंने उस समय सभी लोग ये प्रयोग कर रहे थे, इन्होंने भी वही प्रयोग किया। इन्होंने भाई एक कांच की छड़ ली, जैसे हमने प्लास्टिक लिया था, उन्हें पत्थर लिया था, इन्होंने भाई कांच की छड़ ली और उसको सदा वो लटका दिया, मतलब ये हिल सकती है। फिर इस छड़ को इन्होंने रेशम के कपड़े से रगड़ा। ये रेशम का कपड़ा, रेशम आप सभी जानते हैं क्या होता है रेशम का कपड़ा। इन्होंने छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा। अब रगड़ने के बाद निश्चित ही क्या होगा, हम सभी को पता है, इस पे चार्ज आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। अभी हमने नाम रखा दोस्तों, ठीक है भाई। फिर ये जानते थे भाई कि अगर टुकड़े लाऊंगा मैं कागज के तो आकर्षित होंगे, तो भाई आकर्षित करा के देख लिए, हो रहे थे आकर्षित। तो ये बात समझ में आई कि जो कांच की छड़ है वो हो गई है आवेशित, और जो कागज के टुकड़े हैं वो हैं अनावेशित, मतलब उन पर तो कोई आवेश है नहीं, उनको तो रगड़ा है नहीं। तो ये समझ में आया कि आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करती है, आकर्षित करती है। तो ये दोस्तों सभी को पता था, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। तो अब ये क्या करना चाहते थे, चार्ल्स ड्यूफे ऐसा क्या करना चाहते थे? चार्ल्स ड्यूफे ने क्या किया कि एक और छड़ ली कांच की और उसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ा। तो निश्चित ही भाई वो वाली छड़ भी आवेशित हो गई। और फिर इस छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक लटकी छड़ के पास लाए। देखिए ध्यान दीजिए, तो ये छड़ दूर जाने लगी, मतलब कागज के टुकड़े आकर्षित हो रहे थे पर आवेशित छड़ दूसरी आवेशित छड़ से दूर जाने लगी। तो भाई चार्ल्स ड्यूफे को मतलब वाह भाई वाह, हमने नई चीज खोज ली, सब आकर्षित कर रहे हैं, खींच रहे हैं, मैंने दूर जाने वाली खोज कर ली है, तो कमाल हो गया। तो उन्होंने कहा कि जिन दो वस्तुओं पर आवेश रहता है, इस पे भी आवेश है और इस पे भी आवेश है, वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, दूर धकेलती। हमने यहां पे देखा, ये गजब बात हो गई। लेकिन भाई साहब यही नहीं रुके, अभी तो आगे बढ़ना है। अब आगे कैसे बढ़ना है देखिए, इन्होंने अब की बार ली एबोनाइट की छड़, जो मैंने आपको अभी बताया एबोनाइट की, और उसको रगड़ा फर से। फर मैंने आपको बताया था क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था कि फर क्या होता है। फर भी एक प्रकार का कपड़ा होता है, वैसे तो फर माने बिल्ली की खाल होता है, पर उसी जैसे कई कपड़े होते हैं, आपके घर में कम्बल होगा, ठीक है। तो उन्होंने फर से इस छड़ को रगड़ा। अब निश्चित ही इसको रगड़ेंगे तो इस पर भी आवेश आ जाएगा, चलिए आवेश आ गया। फिर दूसरी छड़ ली, फिर इनने उसको फर से रगड़ा। अब फर से रगड़ेंगे तो निश्चित ही इस पर भी आवेश आ जाएगा, लीजिए भाई इस पर भी आवेश आ गया। फिर वही काम किया इन्होंने, इस छड़ को इसके पास ले गए। और क्या कर सकते भैया, कोई काम तो आता नहीं है इनको। ये छड़ उठाई और इसको इसके पास ले गए। इन्होंने देखा, देखो भाई ये भी दूर जा रही है, जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही बात है कि भाई इस पर भी आवेश है और इस पर भी आवेश है। और जैसे इसको लेके आए तो ये प्रतिकर्षित हो गई। वाह भाई वाह, मजा आ गया। तो फिर क्या किया जाए सर जी? बोले हाँ लो भाई, ये भी बात हो गई, मेरी बात पूरी हो गई। लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि यार चलो कुछ नया करते हैं। इन्होंने कांच की छड़ के पास एबोनाइट की छड़ लेकर आना चाहते थे, देखते क्या होता है इससे। ये देखिए, ये दूर नहीं गई, ये पास आ गई। जबकि देखिए यहां पे दोनों आवेशित हैं, ये अनावेशित नहीं है। भाई अनावेशित को आवेशित खींचती है तो हमने देखा, शुरुआत से देखा, पर ये कैसे आकर्षित होगा, ये भी आवेशित है और ये भी आवेशित है। ये इन्होंने कमाल की खोज कर ली चार्ल्स ड्यूफे ने। जो लोग भिन्न भिन्न प्रैक्टिकल करके देखते हैं उनको भिन्न भिन्न रिजल्ट मिलते, सब लोग केवल कागज ही उठा रहे थे। तो ये इनने कमाल की खोज कर ली कि भाई ये तो आकर्षित हो रहा है यार, कमाल हो गया, ये तो बिल्कुल आकर्षित हो रहा है। तो बोले क्या निष्कर्ष निकला इससे? निष्कर्ष निकला कि कांच की छड़ पर आवेश और एबोनाइट की छड़ पर आवेश एक समान नहीं है। कैसे? अरे अगर आवेश समान होता तो प्रतिकर्षण होता, जैसे कांच कांच में हो रहा था, एबोनाइट एबोनाइट में हो रहा था। परंतु ऐसा तो नहीं हुआ, प्रतिकर्षण होना था परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो कांच की छड़ पर और एबोनाइट की छड़ पर आवेश समान नहीं है, इसलिए हमें इनके अलग अलग नाम रखने पड़ेंगे, नए नाम रखने पड़ेंगे, सबको आवेश नहीं बोलेंगे। तो क्या किया इनने कि कांच की छड़ के आवेश का नाम रखा इनने कांचाभ,
और एबोनाइट की क्षण उत्पन्न आवेश का नाम रखा रेजिनी, रेजिन, जो कल मैंने आपको बताया था। ये नाम किसने रखे दोस्तों? चार्ल्स ड्यूफे ने। सोच इनकी बिल्कुल सही थी कि भाई अगर इन दोनों पर आवेश एक सा होता तो प्रतिकर्षित होते, बिकॉज हमने देखा भी कांच कांच प्रतिकर्षित होते हैं। एबोनाइट एबोनाइट मतलब ये दोनों अलग अलग हैं। तो चार्ल्स ड्यूफे पहले आदमी थे जिन्हें बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला कांचाव और दूसरा रेजिनी। आपके बारे में नहीं सर, हमारे सर ने तो बताया धन आवेश ऋण आवेश। भाई आपके सर ने बताया नहीं था, उनने केवल आपको बोला था कि होते हैं। पर मैं आपको कल से समझा रहा हूं कि खोज कैसे होती है, साइंटिस्ट कितने प्रैक्टिकल करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, तब कहीं जाके हमें कुछ उसका कहना चाहिए परिणाम मिलता है। हम सीधा परिणाम याद करके उनकी मेहनत को भूल जाते हैं। तो दोस्तों अब इन्होंने पूरी एक नया रूल, नया नियम निकाला कि जो वस्तुएं कांच की छड़ से प्रतिकर्षित होंगी उन सब पर कांचाव आवेश होगा, क्योंकि समान आवेश प्रति कांच पे कांचाव होता है, तो जो भी कांच की छड़ से प्रतिकर्षित होंगी उन सब पे कांचाव होगा, और जो कांच की छड़ से आकर्षित होंगी उन सब पे रेजिनी होगा। दोनों को आवेश करके देख लीजिए। जो वस्तुएं एबोनाइट की छड़ से प्रतिकर्षित दूर जाएंगी मतलब उन पे रेजिनी है, क्योंकि एबोनाइट छड़ पे रेजिनी आवेश होता है, और जो दूर जा रही है उस पर भी रेजिनी होगा। समान आवेशों प्रतिकर्षण भी प्रैक्टिकल से देखा। और जो वस्तु एबोनाइट छड़ से आकर्षित होंगी उन पर कांचा उल्टा आवेश होगा। तो ये बातें बताई चार्ल्स ड्यूफे ने। अब दोस्तों कुछ जो पॉइंट्स निकले उनको ध्यान दें, जो विशेष ध्यान देना है। आवेशित वस्तु समान आवेश वाली वस्तु को प्रतिकर्षित करती है, जैसे कि कांच की छड़ जिसपे कांचाव आवेश है वो दूसरे कांचाव को भी प्रतिकर्षित करती है, जैसे कि एबोनाइट की छड़ जिसपे रेजिनी आवेश है वो भी दूसरे रेजिनी आवेश को प्रतिकर्षित करती है, दूर जाते हैं। अच्छा, अगला है आवेशित वस्तु विपरीत आवेश वाली वस्तु को आकर्षित करती है, जैसे कि एबोनाइट की छड़ जिसपे रेजिनी है वो कांचाव वाले को क्या करती है? आकर्षित। और आखिरी जो हमें नहीं भूलना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कि आवेशित वस्तु जैसे पत्थर आवेश था, कागज आवेशित नहीं था, वो सदैव अनावेशित वस्तु कागज को क्या करती है? आकर्षित। चाहे भैया आप कंघी का एग्जाम्पल है, कंघी ने भी आवेशित किया था, तो अब हम यहां समझे कांच की छड़ पर आवेश है वो भी कागज को आकर्षित करेगी, एबोनाइट भी आकर, मतलब आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को तो आकर्षित ही करेगी। दोस्तों चार्ल्स ड्यूफे के इस प्रयोग के बाद दिए गए स्थिर वैद्युत की मूलभूत नियम, जो स्थिर वैद्युत हम पढ़ रहे हैं उसके फंडामेंटल लॉज हैं, ये दो हैं। पहला, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, दूसरा विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। मुझे पूरा यकीन है दोस्तों कि ये दोनों चीजें आपने लगभग आज से पहले 100 बार सुनी होंगी, 100 टाइम सुनी होंगी, लेकिन आज तक आपको इनका लॉजिक नहीं पता। आपको ये नहीं पता कि ये जो है ये चार्ल्स ड्यूफे के प्रयोग के बाद आए थे फंडामेंटल लॉ। आपने तो बस याद किया और आगे बढ़ गए, लेकिन दोस्तों मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं आपको हर एक फंडामेंटल लॉ उसकी ओरिजिन से, जहां से वो स्टार्ट हुआ है, ओरिजिन, वहां से मैं आपको समझाऊंगा। यही खास बात रहेगी दोस्तों मेरी फिजिक्स पढ़ाने में। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ जाते हैं, और ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल बता ही दिए हैं। अब आते हैं भैया हमारे प्रिय बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन है भैया बेंजामिन फ्रैंकलिन? अब इनकी तारीफ में क्या करें भैया, ये आपको सब कुछ है, ये समझ लीजिए। आप नाम देखिए, इन्वेंटर, साइंटिस्ट, ह्यूमरिस्ट, सिविल एक्टिविटीज, स्टेटसमैन, डिप्लोमेट, पॉलिटिशियन, फ्रीमसन, पोस्ट मास्टर, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, प्रिंटर, ऑथर। तो बोले अरे सर ऐसे ही सब कुछ कर ले। नहीं नहीं ऐसे नहीं किया भैया। एक क्वेश्चन आता है सर कि 100 यूरो के नोट पर किसकी फोटो है भैया? बेंजामिन फ्रैंकलिन की फोटो है बड़े भैया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, छोटे मोटे पॉलिटिशियन नहीं हैं, ये राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के। तो सर इतनी सारी बातें हमें क्यों बता रहे हैं, हमें इतिहास क्यों पढ़ा रहे हैं? इसलिए पढ़ा रहे हैं कि भैया ने एक काम किया। भैया ने कहा कि यार मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे यार ये कांचाव रेजनी में। इन्होंने कहा कि यार ऐसा है कि अपन कुछ नया करते हैं। तो इन्होंने कांचाव आवेश को धनावेश नाम दे दिया और रेजनी आवेश को ऋण आवेश नाम दे दिया। ध्यान दीजिएगा भाई भैया की बात पे। कांचा आवेश को नाम दे दिया धन आवेश और रेजनी आवेश का नाम रख दिया ऋण आवेश। अब इनकी जो ये पद्धति है, इनने जो नाम ये रख दिए, ये आज तक चल रही है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। इनने जो नाम रख दिए वो सबको मानने ही पड़े। अब कांचा और रेजनी आपने आज पहली बार सुना होगा, कि धन आवेश ऋण आवेश हमने बहुत पहले ही सुन लिया होगा।
बहुत बार सुन लिया होगा। तो यहाँ पर ये जो नामकरण है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, चाहे सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए हो चाहे एमपी बोर्ड, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। आवेशों का नामकरण किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो दोस्तों अब मैं आपको ये बात आप पॉइंट याद रहेगा कि आवेशों के नामकरण का श्रेय बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता है। अब हम आपको कुछ और चीजें बताते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांचा आवेश को धनावेश का, ठीक है, रेजनी आवेश को ऋणावेश का, ये भी ठीक है। और आवेशों के नामकरण की ये पद्धति आज तक प्रचलित है, आज तक हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। तो अब मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? इसलिए दोस्तों कि इन्होंने नाम दे दिए, वहीं से काम चलते रहे। अब मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, इलेक्ट्रॉन जो आप सभी जानते हैं, आप केमिस्ट्री बहुत पढ़ते हैं, भले आप रट लिया, उस पर ऋणावेश होता है। उसकी खोज हुई थी 1897 में जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज हुई थी 1896, 1 साल पहले गोल्डस्टीन ने, है ना। और बहुत समय बाद न्यूट्रॉन की हुई, जेम्स चैडविक ने खोज की, वो बात अलग है। लेकिन चूंकि बेंजामिन ने कांचाप को धन बोल दिया और रेजनी को ऋण, और वो अभी तक प्रचलित है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है। अगर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दोस्तों कांचाव आवेश को धन ना बोल के ऋण बोल दिया होता और रेजनी आवेश को ऋण ना बोल के धन बोल दिया होता, तो आज इलेक्ट्रॉन पे हम ऋण आवेश नहीं बोलते, इलेक्ट्रॉन पर हम धन आवेश बोलते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो एक बार फिर समझिए। एक बार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांचाप को धन बोल दिया तो जितनी भी कांचाप जैसी प्रॉपर्टी वो सब धन है। तो भाई प्रोटॉन की कांचाप जैसी प्रॉपर्टी रही तो उसको धनावेश बोल दिया। लेकिन अगर उन्होंने कांचाप को ऋण बोल दिया होता तो उसकी कांचाप जैसी प्रॉपर्टी उसको ऋण कहा जाता। तो ऋण और धन कोई दुनिया जब से बनी है तब से नहीं बने हुए हैं, नाम रख दिए तो उन्हीं नाम से आगे चलते रहे। तो भैया इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पर रेजनी आवेश मतलब एबोनाइट की छड़ जैसा व्यवहार करने वाला आवेश होता है, फिर उसका नाम ऋण आवेश रख दिया। वैसे प्रोटॉन पे धन आवेश नहीं होता है दोस्तों, प्रोटॉन पर कांच की छड़ पर जो आवेश होता है वैसा व्यवहार करने वाला आवेश होता है, इसलिए उसका नाम कांच आवेश और बाद में उसका नाम धन आवेश रख दिया। आशा करता हूं आपको दोस्तों ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। आई है तो तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है जो आपको याद रखना है, और ईमानदारी से जो इन्होंने नामकरण किया इससे बहुत प्रॉब्लम हुई और आज भी बहुत प्रॉब्लम होती है कि विद्युत इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, फिर विपरीत दिशा मानी जाती है और सब। लेकिन अब नामकरण हो चुका था। कहाँ भैया इनकी खोजें ये 1790 में तो इनका देहांत ही हो गया था, तो कहाँ ये 1706 मतलब 1750 के करीब इन्होंने नामकरण किया, और कहाँ 100 साल बाद खोज हुई। तब तक इतनी ज़्यादा फिजिक्स लिखी जा चुकी थी, इतने ज़्यादा नियम कायदे बन चुके थे इस नामकरण के धन और ऋण के अकॉर्डिंग कि फिर चेंज करना इम्पॉसिबल हो गया। और फिर जितनी भी थ्योरी हुई वो ये हुई कि भाई जब इलेक्ट्रॉन जाता है अगर इस दिशा में तो विद्युत आएगी इस दिशा में। अगर इन्हें शुरू में नामकरण अगर अपने आप सही किया होता तो बात अलग होती। बशर्ते अब इन्होंने जो किया वो किया, इनका कुछ अलग ही सोच थी। इनकी सोच ये थी भाई कांच में कुछ जुड़ गया इसलिए वो पॉजिटिव है, और शायद एबोनाइट से कुछ निकल गया तो वो नेगेटिव है। चलिए इन सब पर बात अभी नहीं करते, अपन आगे बढ़ेंगे फिर देखेंगे। अब दोस्तों ये बात आप विशेष ध्यान रखिएगा। अब आपको बताते हैं एक जरूरी बात, बहुत जरूरी, छोटी मोटी बात नहीं है। देखिए ऑब्जेक्टिव आता है भाई कि समान आवेशों में क्या होता है, सबको पता है प्रतिकर्षण होता है, विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। पर यहाँ पे कठिन ऑब्जेक्टिव आता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी परीक्षा होनी दोस्तों आज। तो यहाँ पर ये कांच की छड़ है, हमने इसको रेशम के कपड़े से रगड़ लिया, कौन सा आवेश आएगा भाई इस पे? सर वो कांचाप वाला। हाँ कांचाप वाले का अब नया नाम रख दिया ना अपन ने, धन आवेश, इस पे धन आवेश आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए हम कांच की छड़ ना लेके कांच का एक बर्तन लें, दोनों हैं तो वस्तुएं कांच की, ये छड़ है ये बर्तन है, इसको भी दोस्तों हम रेशम के कपड़े से ही रखें क्या आवेशित करें। मतलब आवेशित करने की विधि वही है दोस्तों, आवेशित करने की विधि वही है, बस पदार्थ एक ही है, चीजें अलग अलग हैं। ये एक छड़ है, ये बर्तन है, लेकिन आवेशित करने की भी दोनों की एक सी है भैया। हमने आवेशित करने के लिए इसको रेशम के कपड़े से रगड़ा है, तो भैया इस पर भी जो आवेश आएगा वो धनावेश ही रहेगा। फिर आप इसको यहां ले जाइए तो ये प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि समान आवेश और प्रतिकर्षण होता है, यही तो स्थिर वैद्युत की मूलभूत नियम है। तो यहां एक बहुत जरूरी चीज कि जब एक ही पदार्थ से बनी वस्तुएं अलग अलग हैं, ये छड़ है ये बर्तन है, लेकिन बनी तो एक ही पदार्थ से हैं, बनी वस्तुओं को एक ही विधि से आवेशित किया जाता है। मतलब इसको भी रेशम से रगड़ा और इसको भी रेशम से रगड़ा तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं।
सर ये तो कितनी सरल बात हुई भैया, लेकिन अगर ये सीधा कथन लिखा आ जाता है तो बच्चों को समझ नहीं आता। हम यहाँ को एनिमेशन और सब एग्जाम्पल दे के पढ़ा रहे, इसलिए वो कथन समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि जब एक ही पदार्थ की बनी वस्तुएं कांच ही कांच से बनी, एक ही विधि से रेशम ही रेशम से रगड़ा से आवेशित किया जाता है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, बिकॉज दोनों पे समान आवेश ही आएगा। चलिए मेरी बात को आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब है आपकी परीक्षा। सवाल आपके सामने आएगा और उसका सही जवाब कमेंट करना। सभी लोग भैया तैयार हो जाइए। क्वेश्चन देखिए, किसी द्रव्य से साथ संबद्ध वह भौतिक राशि जिसके कारण विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, आवेश, प्रोटॉन, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब दीजिए दोस्तों। मैं सभी के कमेंट्स देख रहा हूं, सभी को शाबाशी दे रहा हूं। चलिए दोस्तों, समय समाप्त हो गया है। देखते हैं सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है आवेश। आशा करता हूं सबका जवाब सही होगा। आ जाते अगले क्वेश्चन पे। सबसे पहले दीजिए, मैं जानना चाहता हूं सबसे पहले सबसे फास्ट कौन देता है। अगला क्वेश्चन, रेजनी आवेश का दूसरा नाम है। धनावेश, ऋणावेश, शून्य आवेश, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। सभी लोगों के कमेंट आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं लगातार। सबसे पहले और सही आंसर चाहिए भाई, गलत आंसर नहीं चाहिए। चलिए समय समाप्त। आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया है रेजनी आवेश का उसका नाम है ऋण आवेश। रा से रेजनी, रा से ऋण, फ्रेंड्स एकदम सेम होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। सबसे फास्ट दीजिए दोस्तों मेरा सवाल, कांचा आवेश का दूसरा नाम। चलिए चार ऑप्शन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। धनावेश, ऋणावेश, शून्य आवेश, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं कौन सबसे पहले सही जवाब देता है, मुझे जानना है। चलिए भैया आपका समय होता है समाप्त। कांचा आवेश का दूसरा नाम है धन आवेश। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस के आंसर करना बहुत जरूरी है, तभी तो मैं समझूंगा कि आपको कुछ बन रहा है कि नहीं। अगला सवाल है दोस्तों, सजातीय आवेशों में होता है। ऑप्शन है आकर्षण, प्रतिकर्षण, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। 10 सेकंड का टाइम है दोस्तों, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ भाई आज की क्लास को बहुत अच्छे समझ में आई है। चलिए दोस्तों, ओके, तो सजाती मतलब एक से मतलब प्लस और प्लस, इनमें क्या होगा दोस्तों, समान आवेशों में प्रतिकर्षण। आशा करता हूं आपका सवाल सही हुआ होगा, जवाब सही होगा। अगले सवाल पे जाते दोस्तों। अगला सवाल है विजातीय आवेशों में होता है। समय सीमा पहले ही समाप्त हो गई, कोई बात नहीं, हमें तो मतलब है आपको 10 सेकंड में आपको देता हूं। बताइए विजातीय आवेशों में क्या होता है। आकर्षण, प्रतिकर्षण, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। चलिए समय हो चुका मेरे हिसाब से। तो विजातीय मतलब अलग अलग, एक प्लस है तो दूसरा माइनस। तो भाई अलग अलग आवेश है तो उनमें होगा आकर्षण, जैसे कांचा रेजनी में होता है। ये सब चार्ल्स ड्यूफे ने बताया दोस्तों, नाम मत भूल जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक पदार्थ से बनी वस्तुओं को, ये मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया था, जब एक ही पदार्थ से बनी वस्तुओं को एक ही विधि से आवेशित किया जाता है तो वो एक दूसरे पे कौन सा बल लगाती हैं। आकर्षण, प्रतिकर्षण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। देखते हैं दोस्तों किस किस के जवाब सही आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कमेंट्स में काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं, यही तो लाइव क्लास पढ़ने का मज़ा है। चलिए समय समाप्त। एक ही पदार्थ की बनी वस्तुएं, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया जैसे कांच, दोनों कांच की वस्तुएं हैं, दोनों को रेशम से रगड़ा तो दोनों प्लस आया, दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण। बी सही जवाब है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु पे कौन सा बल लगाती है। ये बहुत छोटे पॉइंट है, मैंने आपको बताया था। आकर्षण, प्रतिकर्षण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। याद कीजिए कौन सी वस्तु आवेशित की थी हमने और कौन सी वस्तु निरावेशित थी। चलिए कमेंट कर दिया होगा सही। आपको याद हो एम्बर के पत्थर को हमने आवेशित किया था, उस पे आवेश था, लेकिन कागज के टुकड़े जिनको आकर्षित किया उसने, उन पे तो कोई आवेश नहीं था, तो वो थी अनावेशित। तो भैया अनावेशित को आवेशित सदैव क्या करती है, आकर्षित। ये मैंने आपको एग्जाम्पल देके भी समझाया है, भूलना नहीं है दोस्तों, पीछे नहीं मुड़ना है। यही आपका होमवर्क है, यही आपकी जांच है कि भाई कितनी पढ़ाई हो रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल को देखते हैं, सही जवाब दीजिए। हाँ, यहाँ है बहुत कन्फ्यूजन। आवेशों का नामकरण का श्रेय किसे जाता है। चार्ल्स ड्यूफे, विलियम गिलबर्ट, थॉमस ब्राउन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। देखते हैं लोग सही जवाब देते हैं या गलत। इसमें गलती बहुत होती है भाई, दो अलग अलग प्रकार के सवाल हैं। चलिए भाई,
समय समाप्त। अब देखिए इसमें क्या होता है कि सर नामकरण का श्रेय अब चार्ल्स ड्यूफे के विलियम गिलबर्ट की क्या, तो मैं आपको बता दूं चार्ल्स ड्यूफे ने ये बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते, नाम उनने नहीं रखे थे, नाम रखे थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो इसका सही जवाब होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब दोस्तों आज का आखिरी सवाल, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने यह बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। अब इसका जवाब तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर भी 10 सेकंड का टाइम आपको देते हैं ताकि आप सही जवाब दे पाएं। आपको इसके लास्ट में बताना है कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही थे। वीडियो में कमेंट करना है, यहाँ नहीं करना है कमेंट, लाइव चैट में। चलिए इसका सही जवाब है चार्ल्स ड्यूफे। इन्होंने ही बताया था, जिन्हीं को हम पढ़ रहे थे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण बात जो बहुत ज़रूरी है। हम चैप्टर को हमेशा आखिरी में समराइज़ करेंगे। जो हमने आज पढ़ा, हमने दोस्तों आज पढ़ा कि विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। विद्युत आवेश वह भौतिक अदिश राशि है, वह भौतिक राशि है, अदिश मैं आपको बताऊंगा बाद में, अभी नहीं बताऊंगा, जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है, मतलब विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लगता है, अनावश्यक पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश को कांचा विट्रियस और ऋणावेश को रेजोनेंस चार्ज भी कहते हैं। और मैंने आपको बताया स्थिर वैद्युत के मूलभूत नियम, समान आवेशों में होता है प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में होता है आकर्षण। दोस्तों अब एक सोचने की बात है बहुत ध्यान से, कि जब हमने आज केवल इतना सा ही पढ़ा है तो इतनी सारी बातें हमने क्यों की। नॉर्मली लोग ऐसे ही पढ़ाते, लिखिए भाई विद्युत आवेश की परिभाषा, उसके बाद लिखवा देते भैया आवेश दो प्रकार के होते हैं। आपने कितनी बार लिखे होंगे आवेश दो प्रकार के, पर आज तक कभी इसका लॉजिक किसी से नहीं पूछा। और ये समान आवेशों, प्रतिकर्षण, विपरीत आवेशों, कि मैंने आपको बताया कि विद्युत आवेश की क्या आवश्यकता आन पड़ी, कैसे पता लगा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, और ये मूलभूत नियम किस प्रैक्टिकल के द्वारा आए। दोस्तों ये अंतर है मेरे और अन्य लोगों के पढ़ाने में। तो मैं चाहता हूं कि ये बात आप दूर तक पहुंचाएं, और ताकि मेरे स्टूडेंट बढ़ें। अगर आप सभी चाहते हैं कि ऐसी अच्छी वीडियोस आपको लगातार पूरे साल भर मिलते रहें, तो इसके लिए आपको कुछ कार्य करने हैं। सबसे पहले तो आपको जीनियस क्लास सागर का चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बाद ये बेल आइकन दबाना जो बहुत ज़रूरी है, बेल आइकन दबा के आप ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस को नोटिफिकेशन तुरंत मिलें और आप लाइव क्लास में जुड़ पाएँ। लाइव क्लास का जो मज़ा है वो कहीं और नहीं है। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारे स्टूडेंट्स बढ़ें और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े, और हम इसी प्रकार के वीडियोस बनाए। जैसे हमारे स्टूडेंट बढ़ेंगे तो हम वीडियो बनाने के लिए और कॉन्फिडेंट होंगे। इसके अलावा आपसे अनुरोध है कि अगर आपको आज का वीडियो वाकई अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करे बिना मत जाइए। आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय बाय।